देखो सबसे सिंपल पार्ट हम टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं अभी, रिलेटिव मोशन। अब बेसिकली रिलेटिव मोशन को मैंने बोला है कि हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है तो बस स्ट्रेट लाइन की रिलेटिव मोशन, एंड बाद में एक्चुअल जो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का पार्ट आता है वो आएगा इन केस ऑफ मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, सो राइट डाउन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, Recording in progress. देखो बेसिकली यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन हम स्टडी करने वाले हैं उसके लिए हमें पहले से मालूम है कि मोशन इज ए रिलेटिव फेनोमिनन। मतलब हम मोशन को तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हमने सराउंडिंग को, मतलब स्पेस एंड टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया है तब तक। एंड इसी स्पेस एंड टाइम को हम बोलते हैं एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो राइट डाउन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नोट बुक नहीं दिला है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सराउंडिंग with respect to which motion of the body is to be observed, with respect to which motion of the body is to be observed। मतलब जिस सराउंडिंग के साथ हम मोशन बॉडी के ऑब्जर्व करने वाले हैं उस सराउंडिंग को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जनरली क्या होता है, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं, मतलब हम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करते हैं। मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस की सिस्टम लेते हैं एंड उसके साथ एक क्लॉक को अटैच कर देंगे। तो एक्स एंड वाई एक्सिस जो है वो स्पेस को डिफाइन करेगा एंड क्लॉक जो है वो टाइम को डिफाइन करेगा। एंड इस टाइम एंड स्पेस के रिलेशन में हम बॉडी की जो मोशन है उसे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है ये पहले से मालूम है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट मोशन में है या रेस्ट में है, डिपेंड करता है कि हम रेफर किसके साथ कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम चाइना में नेपाल में जाके देखेंगे तो क्या होगा, माउंट एवरेस्ट रेस्ट में था, रेस्ट में दिखेगा, लेकिन मून पे जाके ऑब्जर्व करेंगे तो व्हेरी गुड अर्थ के साथ नहीं दिसणार ना बेटा। अपन टेलिस्कोप घेऊन जाणार ना, तू सरकारी काम थोड़ी जाणार अपन। ठीक है, वहाँ पे टेलीस्कोप लेके जाएंगे, दिखेगा माउंट एवरेस्ट दिखेगा, माउंट एवरेस्ट के ऊपर ट्राई कलर भी दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, जो माउंट एवरेस्ट है अर्थ के रोटेशन के साथ में मोशन परफॉर्म कर रहा है ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ट्रेन अगर पास हो रही है तो ट्रेन के अंदर के जो पैसेंजर है ते सगळे एकमेकांना फिरताना दिसतात का, वो सब रेस्ट में लगते हैं। लेकिन अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है एंड वो अगर ट्रेन के अंदर के पैसेंजर को देख रहा है तो क्या होता है, भारी वाटतं है ना। क्या होता है, वो मोशन में ऐसे फील होता है। समझ में आ रहा है ना, जसं लहान असताना फर्स्ट टाइम गाडीत बसल्यानंतर झाडं मागं पळत होती असं वाटत होतं आपल्याला, आम्हाला वाटत होतं, तुम्हाला माहीत नाही। ठीक है, तो वो क्यों होता था, बिकॉज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरन्स। हो का, मून पण का नाही, संध्याकाळचं मी गेलो नाही कधी। ठीक है तो इस तरह की हमें मोशन मालूम है, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बस हम क्या करने वाले हैं, रिलेटिव मोशन स्टडी करते टाइम, रिलेटिव मोशन स्टडी करते टाइम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब तक के कंसिडरेशन में हर बार हम ग्राउंड कंसीडर करते थे, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड नहीं होगा, हर बार क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि ये ओरिजिन है, कौन है, एंड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक बॉडी है ए पॉइंट पे, यहाँ पे दूसरी बॉडी है बी पॉइंट पे। तो ओरिजिन से जो बी का डिस्टेंस है उसको अगर अपन एक्स बी बोलेंगे, ओरिजिन से ए का जो डिस्टेंस है उसको अगर अपन एक्स ए बोलेंगे, तो ए एंड बी के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो बनेगा एक्स ए बी। अब यहाँ पे बोलो हमें अगर ए की पोजीशन डिफाइन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो क्या होगा डिस्टेंस ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बोला तो एक्स ए होगा। किसके लिए, फॉर ए, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। उसी तरह से हमें अगर बी की पोजीशन चाहिए तो क्या बनेगी, बी की पोजीशन, ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं मतलब उसकी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, कितना होगा एक्स बी, तो ये क्या बनेगा, बी फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दी, मतलब देखो अब जो हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, ओरिजिन है। मतलब ओरिजिन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ए कहाँ पे है, ओरिजिन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बी कहाँ पे है। एंड जो नॉर्मल हमारे कंसिडरेशन होते हैं, राइट पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट निगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, वही अगर यहाँ पे कंसिडर करना है तो मुझे बोलो अगर ए बी को देख रहा है तो उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे,
अभी ओरिजिन से ए को नहीं देख रहे हम, ओरिजिन से बी को नहीं देख रहे, तो ए अगर बी को देख रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स से बी। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास ये डेटा है नहीं, क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स ए माइनस एक्स बी करना पड़ेगा। देखो ए मतलब कौन है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी ये बन गया ए बी, मतलब हमने क्या किया, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले ओरिजिन पे था उसको उठा के ए के ऊपर रख दिया, तो ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ पे फिर बी, विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्स ए माइनस एक्स बी पे है। उसी तरह से अगर हमें एक्स बी ए चाहिए तो क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स ए होगा। समझ में आ रहा है, मतलब अब हमने क्या किया, हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बी बना दिया, मतलब बी जो ऑब्जर्व कर रहा है ए को कितने डिस्टेंस पे होगा, एक्स बी ए पे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से बस हम क्या करते, फ्रेम ऑफ रेफरन्स को चेंज करते, कळालं, एवढंच असतं रिलेटिव्ह वेलोसिटीमध्ये। तो ये पोजीशन हो गई। उसी तरह से अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो एक्स ए, हाँ, तो ए का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन माइनस बी का रिफरेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो एक्स ए माइनस एक्स बी मतलब क्या होगा, एक्स ए बी, बी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या है, हाँ ठीक है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, बी उधर लिया है, एक्स ए एक्स माइनस बी, ठीक है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे कन्वेंशन क्या होगा, ये लेफ्ट में रहेगा, ये तो प्लस माइनस नाही घेतला आपण, काय सांगू शकतो, बी कहाँ पे, ए के राइट में, राइट, ये राइट साइड में, एंड ये कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। एंड अगर डिस्टेंसेस पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव, ये क्या आएगा, पॉझिटिव्ह। कोऑर्डिनेट एक्सिस घेतल्यानंतर आता इथं फक्त जनरल आपल्याला स्ट्रेट लाइनवर दिले, ठीक है ना, ओरिजिन है, अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बस इसको डिफाइन कर रहे हैं, आएगा पॉजिटिव निगेटिव का भी आएगा, यहाँ पे बस ए बी एंड ओ इन तीनों पे अपन रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कैसे चेंज होते हैं उसको देखो, ठीक है। अभी सेम वे वेलोसिटी कैसे आएगी, कैसे, सेम म्हणजे कशी, वी ए बी अगर चाहिए तो ये क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, म्हणजे फक्त आपल्याला चेंज काय करायचं आहे, एंड ये जो सिंगल सिर्फ वी ए दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी बी का मतलब क्या होगा, मतलब सिंपल एग्जांपल है, एक कार है, कार में ए बैठा है, कार में बी बैठा है, और ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी है 36 किलोमीटर पर आवर, बी भी अगर उसी कार में बैठा है तो बी की वेलोसिटी कितनी बनेगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी क्या बनेगी, इसका मतलब क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ए, समझ लो। बट अगर ए पहली कार में जिसकी वेलोसिटी आपको दी है 36 किलोमीटर पर आवर, एंड बी दूसरे कार में जिसकी वेलोसिटी आपको दी है 46 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बनेगी, कोणाच्या रिस्पेक्टमध्ये, आणि अजून आपल्याला एक स्पेसिफाई करावं लागेल, दोनों कार के डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, अगर सेम रहेगी तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी या बढ़ती जाएगी, एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको बोला है कि ए के लिए वेलोसिटी 36 है, बी के लिए वेलोसिटी 46 है, एंड दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी बोला तो 10, एंड बी ए बोला तो, ए बी बोला तो -10, बी ए बोला तो, समझ में आ रहा है, -10, इसका मतलब क्या होने वाला है, एंड प्लस इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यू आगे रहने वाला है, ठीक है, बस इतना ही है। अगर उनकी डायरेक्शन हमें अपोजिट बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या होगा, वेरी गुड, क्या 82 हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ए की बी के रिस्पेक्ट में वी ए बी अगर है तो 82, एंड वी बी ए तो -82, समजलं ना। म्हणजे फक्त काय की टू बॉडीज ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन आहे, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी सबट्रैक्शन,
एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी कळालं, ठीक आहे. आता असे जर अपोजिट झाले तर तिथं कंडिशन स्पेसिफाय असेल ना, एकमेकांना क्रॉस करून गेलेत, बट वेलॉसिटी तर सेमच असेल ना, रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. हे इथून इकडे येत आहेत किंवा इथून इकडे जात आहे, रिलेटिव्ह वेलॉसिटी सेम ही रहेगी. ठीक है, चलो राइट डाउन स्टार मार्क. इफ two vehicles or two cars are traveling in the same direction, if two cars are traveling in the same direction with velocity v1 and v2, with velocity v1 and v2, क्या बोला है, if two cars are traveling in the same direction with velocities v1 and v2, then their relative velocity is given by v1 minus v2. And if they are traveling in the opposite direction, then their relative velocity is given by v1 plus v2. यामुळे काय होतं बघा, रोड पे हम ट्रैवल कर रहे है ना, दो फ्रेंड्स से, दो टू कार से, है कि नहीं, रोड पे ट्रैवल कर रहे, टू व्हीलर पे जा रहे, ठीक है, और वो जाते टाइम अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे तो वो बातें करते जा सकते क्या, गप्पा मारत जाऊ शकता का, कसं काय करावं लागेल, वेरी गुड, ठीक है. लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो बातें करते करते जा सकते हैं क्या, बात कर सकते हैं, लेकिन बातें करते करते जा सकते हैं क्या, क्यों ऐसे, माझाच मला परत, ठीक है. कैसे, शांत बस, कर सकते क्या बातें, नहीं कर सकते, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2 हो जाएगी. ठीक है, सो राइट डाउन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. एग्जांपल ने स्टार मार्क करके लिखो. इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1, train of length L1 traveling with velocity v1 or moving with velocity v1, another train of length L2 traveling in the opposite direction, another train of length L2 traveling in the opposite direction with velocity v2, then time required to cross the trains will be. तो उस केस में एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, कितना टाइम लगेगा, फिर सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है. जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, L1 प्लस L2. कड़ा ना, सपोज ये लेंथ है फर्स्ट ट्रेन की L1, यहाँ पे दूसरी ट्रेन आ गई, लेंथ कितनी है L2, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये पूरी लेंथ, ये L1 ये यहाँ तक आनी चाहिए, एट द सेम टाइम ये पूरी लेंथ यहाँ से आगे जानी चाहिए, मतलब ये L1 प्लस L2, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना होगा, L1 प्लस L2. राइट डाउन. Total distance traveled in crossing the train, total distance traveled in crossing the train is L1 plus L2. अभी टाइम चाहिए, डिस्टेंस मिल गया, और क्या रिक्वायर्ड होगा, वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का क्या करना होगा, दोनों की रिलेटिव निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब क्या होगा, v1 प्लस v2. राइट डाउन. रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ट्रेन्स, relative velocity between two trains is v1 plus v2. ठीक है, तो अभी लेंथ है एंड वेलोसिटी है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ट्रेन्स कितना होगा, L1 प्लस L2 अपॉन v1 प्लस v2.
L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2। एंड सेम कंडीशन में अगर बोला है कि दोनों ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है और फिर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तब की केस में डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? पर डिस्टेंस सेम रहेगा L1 प्लस L2, सिर्फ क्या चेंज होगा? वेलोसिटी कितनी बनेगी? V1 माइनस V2। तो कौन सी केस में टाइम ज़्यादा होगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड केस में टाइम ज़्यादा होगा। मतलब कौन से केस में ट्रेन जल्दी क्रॉस हो जाएंगी? फर्स्ट केस में। ठीक है, राइट ऑन। सेम पॉइंट रिपीट करो। इफ टू ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग in the same direction, बाकी लेंथ एंड वेलोसिटी सेम है, then time of crossing will be कितना होगा? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2, ये बनेगा टाइम, जब डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करके बोलो कौन सी केस में टाइम ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? का सेम रहेगी। देखो इसका डिनोमिनेटर कम हो रहा है, सब्सट्रैक्शन है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है मतलब ये नंबर बढ़ जाएगा, तो सेकंड केस में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एंड कौन से केस में टाइम कम लगेगा? फर्स्ट केस में। कळालं? मग लवकर कुठं क्रॉस करतील? जहाँ पे टाइम कम लगेगा, मतलब फर्स्ट केस में। ठीक आहे, L1 प्लस L2 कसं आलं? कोणते पहिल्या केसमध्ये का सेकंड केसमध्ये? सेकंड केसमध्ये पण तेच होणार आहे बेटा, ही ट्रेन आहे, ही ट्रेन क्रॉस करणार आहे, मग क्रॉस करायचं म्हणजे हा इथून इथपर्यंत L1, बट एवढं करून चालेल का? हा पण इथपर्यंत आला पाहिजे ना, मग याची L1 प्लस याची L1 प्लस L2, दिस विल बी द टोटल. नेक्स्ट, if a train of length 100 meter traveling with 90 km per hour, $100 kilometer, sorry 90 km per hour crosses another train traveling in the same direction which is of length 120 meter, and moving with velocity of 72 km per hour. 72 km per hour. करो, time of crossing will be कितना होगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग? देखो L1 प्लस L2 कितना आ रहा है? 100 प्लस 120, सेम डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की सब्सट्रैक्शन 25 माइनस 20 यानी 5, 25 माइनस 20 कहाँ से आ गया? 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 25 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकंड, तो 25 माइनस 20 शुभम कितना आएगा फिर? 44 क्या? मीटर पर सेकंड, मिनिट. 12 आवर्स म्हणजे किती मिनिट? नको करू, रहो दे. ठीक है, हो गया. चलो नेक्स्ट, स्टार मार्क करके लिखो. इफ अ बोट इज मूविंग with velocity u with respect to water, if boat is moving with velocity u with respect to water in the same direction,
as that of water, and velocity of water with respect to ground, is v. Then relative velocity of boat with respect to water, हे बघा आंसर नका सांगू, इन जनरल अगर एक बोट है वो रिवर के डायरेक्शन में बोटिंग कर रहा है, मतलब बोट की वेलोसिटी है रिवर से ज़्यादा है और वो रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है, तब जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तब जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, v प्लस u, राइट। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी v प्लस u। And if boat is moving in the opposite direction, तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस u। v माइनस u, ठीक है। यानी कि राइट डाउन, इफ water is flowing through river with 18 km per hour, then time required by the boat to cover a distance of 1 kilometer, in the same direction of river flow will be if velocity of boat is 54 km per hour। बोट है वाटर में 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले डिसाइड करना है दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन। तो क्या करना होगा, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज गिवन बाय v प्लस u इक्वल्स टू क्या होगा, d बाई टी। चैताली ते कारसाठी, टू कारसाठी, ठीक है, यहाँ पे प्लस है। तो हमें निकालना है टाइम, तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस, किलोमीटर में लेंगे तो भी चलेगा, एंड किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसको मीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों से ट्राई करते हैं। 1 किलोमीटर है, दोनों की स्पीड की एडिशन 54 प्लस 18 72, क्या होगा टाइम, ठीक है। ऑप्शन अगर आवर्स में तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करो, या फिर अगर सेकंड में कैलकुलेट करना है तो 1 किलोमीटर रिप्लेस्ड बाय 1000, एंड ये 15 प्लस 5 20, कितना होगा, हाँ ये दोनों बरोबर है क्या, चेक करा बरं। 1/72 आवर मतलब 50 सेकंड आते क्या, अब ये कैसे चेक करेंगे, पवन हाउ टू चेक, 60/70। मुझे 1/72 आवर मतलब कितने सेकंद ये कॅल्क्युलेट करके दो, कोणीच कोणाला सांगणार नाही, एव्हरीवन हॅव टू कॅल्क्युलेट, आन्सर मी विचारल्यानंतरच सांगा, ठीक आहे। मला पवनचा आन्सर पाहिजे, प्रिया कर कॅल्क्युलेट। 1/72 आवर्स है ना, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, किती येतं, संस्कृती अरे कसं काय आलं पवन, वेरी गुड। 1 आवर मतलब 60 × 60 सेकंड डिवाइड बाय 72, ठीक है। फर्दर डिवीजन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 50 सेकंड, समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट, एलिव्हेटर माहिती आहे, एलिव्हेटर काय असतं, एलिव्हेटर लिफ्ट, अँड एस्केलेटर खाली जाताना वर येताना नसतं का, ठीक आहे, राईट डाऊन, एस्केलेटर्स म्हणतात ना त्याला, राईट डाऊन, बडबड नको करू।
if a man can walk on stationary escalator an elevation of L in time t1. What it means? L चढ़ाओ, हाँ, इन टाइम t1. इसकी मीनिंग समझ में आती है कि देखो पहले एस्केलेटर है बट कैसा है, नहीं नहीं स्टेशनरी है, कड़ा लो ना, और उसका एलिवेशन कितना है L, और आपको बोला है कि वो कितने टाइम में चल के जाता है. अगर एस्केलेटर स्टेशनरी है तो चलते जाते टाइम लग रहा है t1. नेक्स्ट, इफ अ मैन is stationary on upward moving escalator can cross the elevation L in time t2. एस्केलेटर तेच, मॅन तोच, एलिवेशन तेच, फक्त आता चालू झालं म्हणून तो खाली उतरला आणि परत चढायला लागला. बट अभी कैसा है, मैन स्टेशनरी कहाँ पे, एस्केलेटर पे, मतलब एस्केलेटर अब ऊपर जा रहा है, करते का तो कितना टाइम लग रहा है t2. देन व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मैन, to travel along same elevation if he walk on moving elevator in upward direction. पहले मीनिंग समझ लो जो लिखा है उसका. अब एलिवेटर कहाँ पे जा रहा है, मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन है, बराबर, और चलते एलिवेटर पे ये और चल रहा है, तो अब इसको कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है. t2 माइनस t1, नाही किती मग कुणाल होतं का असं, होतं म्हणूनच दिलंय. क्वेश्चन समझ में आ गया पहले. t1 माइनस t2, वेरी गुड. वन करा बरं, ट्राय करा, 2 मिनिट लगाओ दिमाग, क्वेश्चनच नाही लिहिला. चलो संगम, व्हाट इज द आंसर, सपना, पवन, हो. वेलोसिटी दिलेली नाही आहे, वेलोसिटी ऑफ मॅन vm ले लो, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर v ले लो. क्या आंसर ऋतुजा, हो. फर्स्ट केस में टाइम t1 है, सेकंड केस में टाइम t2 है. चलो सपना, संगम, बोलो आंसर्स क्या है. टीचर रिस्पेक्ट मध्येच पाहिजे, गिवन डेटा ओनली. हमारे पास क्या है, t1 एंड t2 है. वेरी गुड. देखो पहली केस में क्या होगा, मैन ट्रैवल कर रहा है, एस्केलेटर ट्रैवल नहीं कर रहा है. कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यल, कितने टाइम में, तो t1 क्या बनेगा, ठीक है. सेम सेकंड केस में मैन स्टेशनरी, कौन मूव कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, टाइम कितना है, ठीक है. एंड लास्ट केस में क्या हो रहा है, तो क्या इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या लेंगे, क्या लेंगे, vm माइनस वीई या vm प्लस वीई. रिवर बोर्ड का क्या था, समझ में आया ना, दोनों इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, क्या एस्केलेटर मूव कर रहा है और ये एस्केलेटर पे मूव कर रहा है, तो इस केस में दोनों की वेलोसिटी ऐड होगी. मतलब देखो
जब एस्केलेटर के डायरेक्शन में चलते जा रहा है तब जल्दी जाएगा, या फिर एस्केलेटर के अपोजिट डायरेक्शन में चलते जाएगा तब जल्दी जाएगा? सेम डायरेक्शन में तब जल्दी जाएगा, मतलब वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इज इक्वल्स टू क्या? एल अपॉन टाइम, जो मालूम नहीं है, अननोन है, टी। अब वी तो मालूम है, करो पुट, क्या होगा? एल बाई टी वन प्लस एल बाई टी टू इज इक्वल्स टू एल बाई टी। एल तो क्या आ रहा है रिलेशन? 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 1 बाई टी वन प्लस 1 अपॉन टी टू। करो तुला, इसको करो सिंप्लीफाई, क्या होगा? नहीं ऋतु झाले एवढं, T1 T2 अपॉन दिस विल बी द टाइम, ठीक है ना? मतलब अगर उसको बोला है कि जब एस्केलेटर स्टेशनरी था तब चढ़ते जाते टाइम उसको लग रहा है 20 सेकंड, जब एस्केलेटर पे स्टैंड और एस्केलेटर उसको लेके जा रहा है तब लग रहा है 22 सेकंड। तो जब एस्केलेटर मूविंग है और उसके ऊपर चलते जाएगा तब टाइम कितना लगेगा? ये T1 है, ये T2 है, T निकालो। ये 20 है, 22 है, 10 पॉइंट। देखो क्या होगा? T1 T2, 22 का डबल 440, 22 प्लस 20 42, ये तो डिवीजन 10 पॉइंट 11 10.46। अगर सेम क्वेश्चन में बोला होता कि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब पूरा पहले भी स्टेटमेंट चेंज होते, लेकिन वैसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? बस फाइनल स्टेप में वी एम माइनस वी करेंगे, बाकी पूरा पार्ट वहां पे सेम रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट, ये एक ही स्पेशल केस है, इसके लिए अपन इसको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। शॉर्ट एग्जांपल पे डायरेक्टली एज इट इज दिए मॉड्यूल में, वो कंप्लीट करना है आपको आज, ठीक है? अब एस्केलेटर हो गया, अब एलिवेटर। एलिवेटर म्हणजे लिफ्ट, राइट डाउन। इन केस ऑफ एलिवेटर, इन केस ऑफ एलिवेटर, अब देखो एलिवेटर की केस में हमें ऐसी कंडीशन दी है, लिफ्ट है, एलिवेटर है, मूविंग अपवर्ड है विथ एन एक्सेलरेशन ए, राइट डाउन। क्या लिखा था स्टार्ट में? इन केस ऑफ एलिवेटर इफ इट इज मूविंग और असेंडिंग, असेंडिंग म्हणजे अपवर्ड ना, if it is ascending with an acceleration a, with an acceleration a, then if a coin is dropped inside the elevator, coin is dropped inside the elevator at height h, then time required by the coin to reach the floor of elevator will be। क्या है कंडीशन? देखो समझ में आ रही है क्या? एलिवेटर है, वो अपवर्ड जा रही है, मतलब असेंडिंग है, और उसमें एक पर्टिकुलर हाइट से एक कॉइन को ड्रॉप किया, तो कॉइन नीचे आके गिरने वाला है फ्लोर पे, तो उसको गिरने के लिए टाइम कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। अगर इसमें कंडीशन एक बोली होती आपको कि एलिवेटर स्टेशनरी है, तो टाइम कितना लगता? साधा, अरे हा तो कसा काढणार नॉर्मल टाइम?
असे आन्सर देतात जसं की घरामध्ये स्वयंपाक चालू आहे. ते नको सांगू, फॉर्म्युला सांग. √2h/g हा फॉर्मूला है. कितना टाइम लगता है उसको? जैसे बॉडी को ड्रॉप करने के बाद गिरने के लिए टाइम लगता है √2h/g, लेकिन यहाँ पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, इसलिए तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना. क्यों डिफरेंट होगा? अब यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है? ए. अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई हम क्या लेते हैं उसको? माइनस. ठीक है. अब उसके बाद में जब कॉइन नीचे गिरने वाला है तब एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेरी गुड, प्लस जी. समझ लो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब एलिवेटर से लेना देना ही नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंट एलिवेटर हम बाहर से देख रहे थे. एंड अगर बोला जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर तो क्या होगा? व्हेरी गुड, जी. असं करतो ना आपण, एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन है, कॉइन का जो है वो सी, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर है इसलिए ई. तो क्या करना पड़ेगा? कॉइन का एक्सेलरेशन कितना था? जी माइनस एलिवेटर का कितना है? माइनस ऑफ ए. यानी कितना बनेगा? हे कळलं पाहिजे. हे कळलं का आन्सरचं? नहीं कळलं? देखो स्टार्ट के फॉर्मूले एक्स ए बी है तो है ना, वैसे एक्सेलरेशन के लिए भी लिखा था, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इज, हटो देगा. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर चाहिए हमें, तो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर. अब कॉइन का एक्सेलरेशन मतलब कॉइन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हमने कितना लिया है? माइनस. एलिवेटर का मतलब एलिवेटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? माइनस ए. फक्त इथंच पुट केलंय जी माइनस, बट ये पहले से माइनस था इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, जी प्लस ए. क्लियर? अब करो सॉल्व आगे. क्या रिप्लेसमेंट क्या होगा? सिर्फ g रिप्लेस्ड बाय g प्लस ए होगा. ठीक है, मतलब क्या होगा? देखो यह जितनी हाइट से हम उसको क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं. तो काइनेमेटिकल इक्वेशन बनता है ut प्लस टू या माइनस, क्योंकि कॉइन तो नीचे ही आ रहा है तो ये बनेगा प्लस. अब उसको हमने ड्रॉप किया था, थ्रो नहीं किया था, मतलब u 0 है. बस यहाँ पे g को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें g प्लस ए के साथ. तो कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने के लिए? कब? अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो, असेंडिंग है तो. अगर वो डिसेंडिंग होती तो? क्यों? कशामुळे पण इथं सांगा. वेरी गुड, ये प्लस ए होता अगर वो नीचे आती है तो. ये प्लस ए बनता तो ये जी माइनस ए आता, ये जी माइनस ए आता तो 2h अपॉन जी माइनस ए हो जाता. करो काय काय. हा ना, हे वर जाताना आहे असेंडिंग. जर खाली येता नसेल तर काय होईल? फक्त जी प्लस ए रिप्लेस बाय जी माइनस ए. दोनों भी केस लिख लो. तो कौन सा टाइम ज्यादा लगेगा कॉइन नीचे गिरने के लिए? सादा टाइम रहेगा या फिर अपवर्ड है डाउनवर्ड है, तीनों केस में कौन सा ज्यादा रहेगा? टाइम जास्त लागेल. पवन व्यवस्थित सांग, कारण डिनोमिनेटर तिकडे सगळ्यात छोटा है. ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा कब? डाउनवर्ड. सबसे कम अपवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है? एलिवेटर की या फिर लिफ्ट के एक्सेलरेशन की, एंड कितनी हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं उस हाइट की. ठीक है, ठीक है. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन इन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन. अब ये इंट्रो हो गया उसका. कुछ रिमेनिंग एप्लीकेशंस है दैट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. ठीक है, तो कल के टेस्ट में हो सकता है ग्राफिकल क्वेश्चन के साथ साथ रिलेटिव के क्वेश्चन आ सकते हैं. रिलेटिव की ज़्यादा नहीं है, 10 या 12 क्वेश्चन है इन मॉड्यूल, तो आज के आज सारे कंप्लीट करो. ठीक है, थैंक यू.